वंदे मातरम। मैं विजय ठाकरे आपका स्वागत करता हूं स्टेप अप एकेडमी। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का जो एग्जाम होने वाला है 17 मार्च को, उसके लिए हम लोग लेके आए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई हमारे एग्जाम के लिए। और दूसरी बात यह है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो हम लोग लेके आए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बिना समय खराब करते हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने सफरनामा की तरफ, जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। चलिए, चैप्टर का नाम क्या है भैया? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करेंगे भैया। सबसे पहला क्वेश्चन, इफ सी इज इक्वल्स टू 100 प्लस 0.75y देन सेविंग फंक्शन विल बी एक्सप्रेस्ड एज। सेविंग फंक्शन को आप लोग कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि हम लोगों को इसके फॉर्मूले कुछ याद करने रहते हैं। जैसे अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू सी प्लस आई। उसके बाद हम लोग इक्विलिब्रियम में क्या कर सकते हैं भैया? कंजप्शन फंक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी बार प्लस बी इंटू वाई प्लस आई। यहाँ पे सी बार का मतलब क्या होता है सर जी? ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। बी का मतलब होता है यहाँ पे एमपीसी। वाई का मतलब होता है सर जी नेशनल इनकम। और आई का मतलब यहाँ पे है इन्वेस्टमेंट। अगर इसी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं सेविंग फंक्शन में तो क्या हो जाएगा भैया? तो यहाँ पे ऑटोनॉमस कंजप्शन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस बी हो जाएगा इंटू वाई हो जाएगा। 1 माइनस बी का मतलब यहाँ दोस्तों क्या होता है? एमपीएस होता है। चलिए, तो अगर ये वैल्यू दी गई है तो इसी को अगर नेगेटिव वैल्यू में हम लोग पुट करते हैं तो क्या हो जाना चाहिए भैया? -100 प्लस 0.75 की जगह आप क्या हो जाएगा भैया? 1 माइनस कर देंगे 0.75 में, तो बचेगा कितना हमारे पास भाई? 0.25। बट नेशनल इनकम को तो नहीं हटा पाओगे ना, तो नेशनल इनकम तो एज इट इज रहेगी। मतलब ऑप्शन क्या होना चाहिए भैया इसमें? ऑप्शन क्या होगा भैया दोस्तों बताइए? तो ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पे 100 प्लस 0.25 y इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच हैव द वैल्यू मोर देन 1, एक से ज्यादा वैल्यू किसकी होती है? ठीक है, तो हम लोगों को ये पता है कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, और एपीसी प्लस एपीएस की वैल्यू क्या होती है? 1। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि वैल्यू मोर देन 1 किसकी हो सकती है? सिर्फ एपीसी की हो सकती है। किसकी हो सकती है दोस्तों? यहाँ पे सिर्फ एपीसी की वैल्यू जो है मोर देन 1 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक कमोडिटी की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग is not a component of the aggregates of demand in two sector economy। इसमें से टू सेक्टर इकोनॉमी में से कौन सा इसमें नहीं आता है? टू सेक्टर इकोनॉमी में हम लोगों को पता है कि सबसे पहला आता है सर जी हाउस होल्ड, और दूसरी आती है कौन? फर्म। ठीक है, चलिए, तो हाउस होल्ड और फर्म के अलावा इसमें कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या दिया? नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, ए एंड बी बोथ। तो इसमें सीधा सीधा देख ले तो एक्सपोर्ट्स की बात यहाँ पे नहीं की जाएगी। किसकी बात नहीं की जाएगी भाई? एक्सपोर्ट की बात यहाँ पे नहीं की जाती कभी भी टू सेक्टर इकोनॉमी में। गवर्नमेंट को भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इज अचीव्ड When? कब होगा ब्रेक इवन पॉइंट? हमें पता है कि दोनों कंडीशन जब बराबर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या नेशनल इनकम कंजप्शन के बराबर होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या कंजप्शन और सेविंग बराबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट बराबर हो सकता है? पॉसिबल नहीं है। नेशनल इनकम और अगर हम लोग कंजप्शन ले तो ये बराबर होगा? बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो आंसर क्या होगा सर जी इसका? कंजप्शन किसके बराबर होता है? सेविंग के बराबर होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग एडी कर्व जो है वो किसके पैरेलल चलता है? ये पूछा गया है, ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पॉजिटिवली स्लोप कर्व, नेगेटिवली स्लोप कर्व, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग पहले तो एक्सिस बना के देख ले दोस्तों। चलिए, ये हो गया हमारा कौन सा एक्सिस? एक्स एक्सिस। ये कौन सा हो गया? वाई एक्सिस। ठीक है, अब एग्रीगेट डिमांड की हम लोग बात करें तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है सर सी प्लस आई। ठीक है, तो ये कैसे पैरेलल चलेगा सर जी? ऐसे पैरेलल चलेगा हमेशा। मतलब कैसे चलेगा सर? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज द एग्रीगेट डिमांड। ये याद रहेगा एग्जाम तक के दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। एग्रीगेट सप्लाई एंड डैश आर ऑलवेज इक्वल। एग्रीगेट सप्लाई और डैश जो है बराबर होता है। इसमें से हम लोगों को ढूंढना है वो चीज, कौन सी चीज बराबर होती है। ओके, तो एग्रीगेट सप्लाई और
वो बराबर होता है क्या, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों ही क्या होते हैं दोस्तों, बराबर होता है। ठीक है ना, किस केस में होते हैं सर जी, इक्विलिब्रियम के केस में होते हैं। चलिए हम लोगों को पता है एडी का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, सी प्लस आई होता है, और एएस का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, सी प्लस एस होता है। तो एट द एंड क्या हो जाएगा, सी से सी चला जाएगा तो आई इज इक्वल टू एस बी होता है। भाई ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ इक्विलिब्रियम में। चलिए तो यहां तक के बात समझ में आने लग गई, आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी के साथ। कंजप्शन फंक्शन इज द फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन डैश एंड डैश। कंजप्शन फंक्शन तो है दो चीजों का रिलेशन है, बताओ भैया कौन कौन सा, कंजप्शन एग्रीगेट डिमांड, कंजप्शन नेशनल इनकम, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम एंड द प्राइवेट इनकम। तो इसमें से कौन सी दो चीजें होंगी भैया यहाँ पे कंजप्शन फंक्शन में। ठीक है, तो कंजप्शन फंक्शन में दो चीजें आती है, एक तो कंजप्शन आता है, दूसरा क्या आता है दोस्तों यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड आता है। तो आंसर क्या होना चाहिए भैया यहाँ पे, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भैया, क्यों, क्योंकि कंजप्शन फंक्शन में दोनों ही चीज को कंसीडर किया जाता है, किस किस को, एग्रीगेट डिमांड को और एग्रीगेट सप्लाई को। ठीक है, अब यहाँ पे कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड की बात करें तो कंजप्शन का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है बेटा, सी बार प्लस बी इंटू वाई। एडी का फॉर्मूला पता है हम लोगों को क्या होता है, सी प्लस आई। ठीक है, एएस का फॉर्मूला क्या होता है सर जी यहाँ पे, सी प्लस एस। ओके, तो कंजप्शन फंक्शन में ये दोनों का रिलेशन दिया जाएगा, किसका भैया, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई का। हाँ, सेविंग फंक्शन और देख सकते हैं इसमें से, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। ओके, चलिए तो ये आंसर समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग को। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। टिक द रॉन्ग ऑप्शन, इसमें से कौन सा रॉन्ग ऑप्शन है ये आप लोग को यहाँ पे बताना है। रॉन्ग ऑप्शन कौन सा होना चाहिए भैया, इसमें एपीसी कैन बी मोर देन 1 हो सकता है, एपीसी कैन बी इक्वल टू 1 हो सकता है, एपीसी राइजेस विद इंक्रीज इन द इनकम बिल्कुल हो सकता है, पैसा बढ़ेगा तो आपका जो खर्चा है किसी चीज को खरीदने का वो बढ़ता चला जाएगा। एपीसी कैन नेवर बी जीरो, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एपीसी जीरो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो चीजों को खरीदोगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका भैया, एपीसी कैन नेवर बी जीरो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। डैश रेफर्स टू एक्चुअल सेविंग इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल के अंदर ये एक्चुअल सेविंग होगी एक साल के अंदर, क्या एक्स एंड सेविंग कहेंगे उसको, एपीएस कहेंगे, एमपीएस कहेंगे, या तो हम लोग क्या कहेंगे, एक्स पोस्ट सेविंग कहेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे इकोनॉमी जो एक साल के अंदर सेविंग करती है एक्चुअल वाले, चलिए इसको हम लोग याद करते हैं, एक्स एंड और एक्स पोस्ट। अब ये पोस्ट का मतलब होता है यहां पे, ठीक है, तो ये दो चीज हमें याद रखनी है, एक्स एंट और एक्स पोस्ट। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल का मतलब क्या होगा भैया, यहां पे तो एक्चुअल का मतलब होता है यहां पे क्या होता है भाई, यहां पे एक्स एंट का मतलब क्या होता है, यहां पे एक्चुअल होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। Which of the following is not true about AD in two sector economy? AD में जो दो सेक्टर की इकोनॉमी है उसमें से ये कौन सी बात है जो बिल्कुल गलत दी गई है, वो हम लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, चलिए AD इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग होता है, बिल्कुल नहीं होता सर। AD इज इक्वल टू क्या होता है, C प्लस आई होता है। ओके, एडी कब स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट अबाउट द ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। एडी को जब हम लोग बनाते हैं तो वो कुछ ऊपर से बनता है, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं भैया, ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑटोनॉमस कंजप्शन बोलते हैं। एडी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, हाँ बोल सकते हैं। एडी हैज अ पॉजिटिव स्लोप, इसमें से बोल रहा है कौन सा सही नहीं है वो बताना है टू सेक्टर इकोनॉमी में। ओके, तो बोलता है एडी कब हैज अ पॉजिटिव स्लोप, हमेशा एडी का पॉजिटिव स्लोप नहीं होता है। ओके, तो कौन सी बात गलत हो गई इसमें, जो डी ऑप्शन है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज करेक्ट अबाउट एमपीसी, इनमें से कौन सा फैक्ट जो है एमपीसी के बारे में बिल्कुल सही दिया गया है, ये बताना है हम लोगों को। ये बोलता है वैल्यू ऑफ एमपीसी वरीज बिटवीन 0 and 1, बिल्कुल सही बात है, हम लोगों को पता है एमपीसी प्लस एमपीएस की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, बिल्कुल सही बात है। जो गरीब होंगे वो ज्यादा खर्चा करते हैं चीजों में, और जो रिच होते हैं वो कम करते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो डेवलप कंट्री होती है वो कम खर्चा करती है, और जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो ज्यादा खर्चा करती है।
एमपीसी की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एमपीसी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन द इनकम, एमपीसी धीरे धीरे कम होता जाता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है। बिल्कुल सही बात है, ऑल ऑफ दिस, क्या ये सारे स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही दिए गए हैं सारे स्टेटमेंट्स। चलिए, तो ये हमारा यहाँ पे जो 11th क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, विच ऑफ दीज इज अ कंपोनेंट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड, इनमें से कौन सा कंपोनेंट है काय का, एग्रीगेट डिमांड का। चलिए, हमें बताना है इसमें प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ऑल ऑफ दीज। तो भैया एडी का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को ये पता है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नेट एक्सपोर्ट्स बोल सकते हैं। ओके, तो इसमें से ये तीनों चीजें जो है इसी का पार्ट है, किसका भैया, एग्रीगेट डिमांड का पार्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग इसी के साथ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हैव अ नेगेटिव वैल्यू, इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसकी नेगेटिव वैल्यू होती है, एपीसी की, एमपीसी की, एमपीएस की, या ये दिया गया है क्या, एपीएस, ठीक है ना। चलिए, तो इसमें से वैल्यू किसकी नेगेटिव होगी, ध्यान से समझिएगा। तो हमें पता है कि जब हम लोग सेविंग कर्व बनाते हैं तो सेविंग कर्व थोड़ा सा नीचे से स्टार्ट होता है भाई, ठीक है, जिसको कि ये वाला जो एरिया है इसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, डिस सेविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस सेविंग कहते हैं ना। चलिए, तो नेगेटिव वैल्यू किसकी होगी भैया, तो एमपीएस की होगी। किसकी होगी दोस्तों, एमपीएस की वैल्यू जो है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडी कर्व्स स्टार्ट फ्रॉम, कहां से स्टार्ट होगा, फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से तो स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि अपन लोगों ने बात करी थी कि अगर ये ऐसा ग्राफ बन गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, तो एडी हमेशा यहां से स्टार्ट होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सी प्लस आई, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये वाला जो एरिया है वो होता है ऑटोनॉमस कंजप्शन। क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन। तो इसमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सही है ये बताना है। ओरिजिन से तो नहीं होता, बिलो द ओरिजिन, ओरिजिन के नीचे से होता है क्या, अबाउ द ओरिजिन, क्या ओरिजिन के ऊपर से होता है ये, बिल्कुल। तो ओरिजिन के ऊपर से होगा क्या भैया, एडी स्टार्ट, बताइए तो कहां से होना चाहिए, एडी, एडी स्टार्ट होगा हमेशा कहां से, ऊपर से। ओके, चलिए, इफ इन्वेस्टमेंट फॉल्स टू जीरो, अगर इन्वेस्टमेंट जो है वो जीरो हो जाती है, नेशनल इनकम डज नॉट फॉल टू जीरो बिकॉज ऑफ, नेशनल इनकम जीरो नहीं होगी, यहाँ पे किसके कारण नहीं होगी ये पूछा गया है हम लोगों से, ऑटोनॉमस कंजप्शन के कारण, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट के कारण, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के कारण, या मल्टीप्लायर के कारण। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर के कारण ये चेंज होगा यहाँ पे। ओके, किसके कारण होगा भैया, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को शो कैसे करते हैं भैया, के से, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, और क्या बोल सकते हैं, 1/1 माइनस एमपीसी और 1/MP एस। ओके, चलिए ये बातें हम लोगों को याद रखनी है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ डैश कैन नेवर बी नेगेटिव वाइल डैश कैन हैव अ वैल्यू इक्वल्स टू 1, उसकी वैल्यू जो है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, मगर वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो सकती है। ऐसे कौन से डेटा इसमें दिए गए हैं ये हम लोगों से पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें एपीसी और एपीएस की जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती और इक्वल टू 1 यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया, एपीसी और एपीएस। हम लोग को ये भी पता है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। हमें ये भी पता है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये याद रखना भैया एग्जाम तक के। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट, इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन जो है बिल्कुल करेक्टली दिया हुआ है, ये हम लोगों से यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है ना। एपीसी इज इक्वल टू कंजप्शन प्लस नेशनल इनकम, मतलब ये बोला गया है यहाँ पे देखा जाए तो सी बाय वाई, यहाँ बोला गया एपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजप्शन, मतलब डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई बोला गया है। यहाँ पे बोला गया एपीसी इज इक्वल टू एपीसी माइनस 1 और बोला गया एपीसी इज इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन कंजप्शन, ठीक है ना। तो हम लोग को ये पता है कि इसका आंसर क्या होगा भैया, सी बाय वाई होगा। क्या होगा आंसर इसका, सी बाय वाई, क्योंकि अपन लोगों ने फॉर्मूला कैसे याद करे थे भैया, एपीसी में आखिरी में क्या बचता है, सी, तो फॉर्मूला क्या होता है, सी बाय वाई। एपीएस में फॉर्मूला क्या होता है भैया, आखिरी में एस बाय वाई। एमपीसी में फॉर्मूला क्या होगा भैया, एम होने के कारण डेल्टा लगेगा तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। एमपीएस में क्या फॉर्मूला हो जाएगा सर जी, तो डेल्टा एस अपॉन
डेल्टा वाई। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा यहाँ पे सी बाय वाई इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा भैया, सी बाय वाई इज द करेक्ट आंसर, मतलब आंसर होगा ए। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये सारा का सारा हमारा जो सफरनामा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, ये खत्म होता है यहाँ पे। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। करना है कि एक काम छोटा सा, क्या ये करते नहीं आप, वो वाला काम करना है। कौन सा, इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल।